हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। तो हम लोग मेंसुरेशन का 2D पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो है ट्राइंगल खत्म कर लिया था। अब उसी 2D वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं जो है सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त क्या होता है? मान लीजिए एक ऐसा बिंदु, ठीक है, यानी कि कोई एक बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु से किसी दूसरे बिंदु का बिंदु पता यानी कि लोकस, पहले बिंदु यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, फिर दूसरी जगह यहाँ पर, फिर नेक्स्ट, इस तरह जो बिंदु का जो पाथ बनता है यानी कि पॉइंट का जो पाथ बनता है वो पहले वाले बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से जो दूसरा वाला बिंदु पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, तो सर्किल की डेफिनेशन ये होती है किसी बिंदु से अन्य बिंदु का बिंदु पथ, यानी कि ऐसा बिंदु पथ जिसकी दिशा दिशा तो निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, पहले बिंदु यूं जा रहा था, फिर यूं जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, लेकिन उस बिंदु से दूरी नियत रहती है यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। यानी कि किसी बिंदु का अन्य बिंदु से जब दिशा निरंतर बदले, ठीक है, लेकिन दूरी समान रहे, यहां भी दूरी समान है इस बिंदु की, यहां पर भी समान है, यहां पर भी समान है, लेकिन दिशा डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली बदल रही है, यहां पर भी चेंज है, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर, ठीक है, तो उसको हम सर्कल बनेंगे कहेंगे। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है। ठीक है, जब किसी बिंदु का अन्य बिंदु से बिंदु की अन्य बिंदु से दूरी समान रहे या नियत रहे, कुछ भी लिख लीजिए, समान रहे, परंतु दिशा यानी कि डायरेक्शन हमेशा बदलती रहे, डायरेक्शन चेंज होती रहे, तो वह एक वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए बताया है कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का निर्माण या बनाता है। तो सर्किल के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? आपने देखा होगा चूड़ी, ठीक है, चूड़ी जो लड़कियां पहनती है, ठीक ठीक, ऐसी चीज जो अंदर से तो खोखली हो लेकिन उसका केवल एक परिमाप हो, यानी कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रही है, वो सारी की सारी कैसी होंगी? क्या होंगी? सारी की सारी वृत्त होंगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सर्कल में क्या क्या चीजें होती है मेन। ठीक, तो सबसे पहले जो आ जाता है सर्कल में, जो हम जो दूरी लेते हैं कांस्टेंट वाली, ठीक है, तो बिंदु, केंद्र बिंदु से इस परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। ठीक, यानी कि त्रिज्या। केंद्र बिंदु से जहां से सर्कल बनना स्टार्ट हुआ, यानी पहला बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि जिस बिंदु का लोकस हम ले रहे हैं उसकी पहले वाले से बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक, आर त्रिज्या है जो केंद्र से उसकी परिधि की दूरी है। ठीक है, लिख लीजिएगा, केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु की दूरी वो त्रिज्या कहलाती है। दूरी, ये मेन चीजें आपको नोट करके चलनी है। इसके बाद आ जाता है जब त्रिज्या को हम डबल कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस इतना, यानी कि पहली परिधि से लेकर पहले परिधि पर पहला बिंदु, जब परिधि से पहले बिंदु का उसी परिधि पर मतलब आगे बढ़ के उसी डायरेक्शन में दूसरी बिंदु के बीच की दूरी, या फिर जब त्रिज्या को डबल कर दे तो क्या मिलता है अपने पास? डी, यानी कि व्यास मिलता है, त्रिज्या का दुगना। तो व्यास का क्या आ जाएगा? यानी कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें, ये व्यास हो गया, रेडियस आपको बता दी, बिंदु के बीच की दूरी, केंद्र से उस परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी। अब आ जाता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है पाई
मल्टीप्लाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आ जाती है परिधि, यानी कि पेरीमीटर, या इसको हम परिमाप भी बोलते हैं। परिधि क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड पाई मल्टीप्लाइड त्रिज्या, यानी कि परिधि बराबर P बराबर 2 पाई आर। ठीक है, ये सर्कल के महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ठीक, इसको आपको नोट करना है। ठीक, और व्यास में एक तरीके से और लिख सकते हैं, व्यास बराबर होता है केंद्र से, यानी कि वृत्त पर स्थित, ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़ी जीवा। व्यास क्या होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा या सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है, जीवा। ठीक है, वो जीवा ये भी हो सकती है, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी कहां से जाएंगी, केंद्र से होते हैं, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि लाइन। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है। कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं, देख लीजिएगा। दो बिंदुओं से क्वेश्चन पूछा गया है, दो बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो दो बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अधिकतम अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट वृत्त खींचे जा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। ठीक है, अब पूछ रहा है इन दोनों बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक तो ये सिंपल वाला बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया। ठीक, इसी प्रकार एक और बना दीजिए, इसी प्रकार इधर बन जाएंगे। तो कितने वृत्त बन सकते हैं, मैक्सिमम अनंत यानी कि इनफाइनाइट। दो बिंदुओं से मैक्सिमम अनंत यानी कि इनफाइनाइट वृत्त खींचे जा सकते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, अब 3 असंग्रहित बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। असंग्रहित मतलब जो एक लाइन में ना हो, यानी कि एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ हो। असंग्रहित मतलब 1 2 3, ये तो संग्रहित हो गए जब सीधी लाइन में हो। असंग्रहित बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, और कोई वृत्त नहीं मिलेगा जो तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, 3 असंग्रहित यानी कि नॉन लीनियर या असंग्रहित बिंदुओं से अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है, अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये पॉइंट सारे नोट करके चलने आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वृत्त में। चलिए, तो वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। वृत्त में क्या है, सर्कल इस तरह बनता है। ठीक है, इसमें ये हो गया केंद्र यानी कि सेंटर, ये इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या r, सेंटर को हम C से डिनोट करते हैं, रेडियस को r से यानी कि त्रिज्या। ठीक है, और ये इसका जो हम पाथ बनाते हैं इसको हम बोलते हैं परिधि, यानी कि जिस पाथ पर ये सर्कल पूरा बना हुआ है या सर्कल चल रहा है, ये हो गया परिधि इसका। डायमीटर हम बता चुके हैं, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से ऊपर जाए तो इसकी ये डायमीटर हो गई। तो सर्कल आप देख सकते हैं, अगर हम दो चांदे में तोड़ लें इसको, ठीक है, यानी कि 180 के दो पार्ट में तोड़ लें, तो एक 180 का पार्ट ये हो गया और एक 180 का पार्ट नीचे हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो चक्कर बनेगा एक सर्कल का वो बनेगा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री पर जो एरिया बनता है वो बनता है, अभी हमने पढ़ा था पाई इंटू आर स्क्वायर, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री का अपने पास कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। अब हमसे पूछे थीटा डिग्री का कितना बनेगा एरिया, तो लिखेंगे यानी कि
अगर मैं इसमें से थीटा डिग्री काट दूं, ठीक है, ये मैंने इतना पार्ट काट दिया इसका, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, इसको अगर मैं काट के निकाल लूं तो ये अगर मैं थीटा वाला पार्ट काट लूं तो थीटा वाले एरिया का, यानी कि थीटा वाले पार्ट का जो एरिया बनेगा ये इतना, उसका अगर वो फॉर्मूला पूछे हमसे या फिर उसका मान निकालने का है, यानी कि हमसे पूछे 60 डिग्री में कितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनेगा, तो हम लिखेंगे थीटा के लिए, यानी कि कोई भी डिग्री पूछ ले हमसे 60 45, तो थीटा के लिए फॉर्मूला याद रखिए, थीटा बराबर उसमें जो दिए गए एंगल का मान पूछेगा वो हो जाएगा। तो थीटा डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास था 1 डिग्री के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इसमें थीटा का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 45 डिग्री पर काटे गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या लिखेंगे इसको, सीधे सीधे याद रखिएगा, थीटा बराबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, तो लिखेंगे वैल्यू, अगर आर दे रखी हो हमें 5 सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी यहाँ पर 45 डिग्री, तो वैल्यू रखेंगे, इसके बाद तो 45 से जी काट देंगे, 5 9 45 और 5 6 5 7 35, 5 2 10, 9 8 72, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा पाई 25 बटे 8, ठीक है। पाई की वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं, पाई की दो वैल्यू होती है, पाई बराबर 3.14 या 22 बटे 7, पहले इसलिए नहीं बताई, क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 3.14 या 22 बटे 7, तो सीधे सीधे इसमें रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी 22 बटे 7 गुणा 25 बटे 8, अपने पास 3.14 भी रख सकते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद ये कट जाएगा 2 से और ये 4 से, ऊपर हो जाएगा 25 गुणा 11 बटे 7 चौक 28, नीचे 28, तो हो जाए 25 में 25, 25 में 25 तो 27, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एरिया जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 275 बटे 28। तो इस तरह अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तो सीधे सीधे क्या रखेंगे, थीटा के लिए थीटा दिया होगा क्वेश्चन में और आर भी दे रखी होगी, तो सीधे हम वैल्यू फॉर्मूले में रख के मान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जिस तरह सर्कल में एरिया बनता है त्रिज्याखंड का, उसी तरह त्रिज्याखंड की लंबाई बनती है। तो ये त्रिज्याखंड हमने काटा थीटा डिग्री पर, अभी पढ़ा था, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई ध्यान रखिएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे त्रिज्याखंड की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, और क्षेत्रफल के लिए अभी हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको वैल्यू दे रखी होंगी, क्वेश्चन में रखना होगा, थीटा दिया होगा, आर दिया होगा, लंबाई त्रिज्याखंड की लंबाई पूछ सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूले से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रमेय देख लेते हैं इंपॉर्टेंट त्रिज्या वाली, ठीक है, यानी कि वृत्त की हम कुछ थ्योरम देखेंगे। थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कह रही है, थ्योरम 1 में कह रहा है कोई सर्कल है, ठीक है, ठीक है, सर्कल पर कोई स्पर्शरेखा हम खींच दें तो केंद्र से जो त्रिज्या बनेगी, ठीक है, या केंद्र से डाला गया लंब स्पर्शरेखा पर हम खींच सकते हैं, यानी कि स्पर्शरेखा पर त्रिज्या से जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। त्रिज्या कि वृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। इसको याद रखिएगा थ्योरम को। दूसरी थ्योरम है, यदि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई जीवा है, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई जीवा है, यानी कि एक लाइन है जो सर्कल के दोनों पार्ट को टच कर रही है, इसको जीवा बोलेंगे। तो केंद्र से डाला गया लंब, ठीक है, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको पॉइंट ओ मान लो सर्कल के, ठीक है, इसको पॉइंट ए, इसको बी। तो यहां पर क्या आएगा, ये जीव
परपेंडिकुलर डाला है जो केंद्र से, इस जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये बराबर इसके, तो AC बराबर CB। ये क्वेश्चन में काम आएंगे आपको, इसलिए मैं करा रहा हूं। तीसरा जो है थ्योरम है, वो है जैसे मान लीजिए, पहले हमें समझ में आना चाहिए तीसरी थ्योरम समझने से पहले, कि इसमें जब कोई जीवा वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया अपने पास और एक नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब कोई जीवा वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो क्या निर्माण करती है? वृत्तखंड का, ठीक है। याद रखिएगा इसको। इसको क्या बोलेंगे हम? जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का डिवाइड करती है, ठीक, निर्माण करती है जीवा, क्या निर्माण करती है? वृत्तखंड का। और जब रेडियस हो, ठीक है, तो रेडियस से क्या निर्माण होगा? त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड ये बन गया अपने पास और एक त्रिज्यखंड ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। और एक ये हो जाएगा नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड। तो याद रखिएगा, जीवा से वृत्तखंड का निर्माण होता है, त्रिज्याओं से त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। सॉरी, इस पर बताने का कारण क्या है? अब इसका थ्योरम को समझ लेते हैं। वृत्तखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखिएगा, जो थ्योरम थर्ड है उसमें कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड पे बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं, यानी वृत्तखंड के एक ही और जो कोण बनेंगे वो सारे के सारे बराबर होंगे। मान लीजिए मैंने कोई ये जीवा खींच दी, ठीक है, इस जीवा से एक ही तरफ बने वृत्तखंड के कोण, ठीक है, तो हमने एक तरफ एक कोण ये बना दिया, ठीक है, एक कोण ये बना दिया और एक कोण हमने ये बना दिया। अगर मैं कई सारे कोण और बना दूं, लेकिन एक हो गया ये लघु वृत्तखंड और एक हो गया दीर्घ वृत्तखंड, तो एक ही वृत्तखंड के बने कोण सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये अगर एंगल में मान लो θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे बराबर होंगे। यानी कि याद रखिएगा, θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर θ4। तो सर्कल में नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 5। इसमें कह रहा है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यानी कि अगर मैं सर्कल बना दूं, ठीक है, इस तरह, अगर मैं इस तरह सर्कल बनाता हूं, ठीक है, और इसके व्यास से, अब व्यास क्या है? बीचों बीच से जाता है, एक अर्धवृत्त ये बनेगा, यानी कि हाफ सर्कल, एक हाफ सर्कल ये बनेगा। तो इस हाफ सर्कल पर चाहे इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, ठीक है, जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो लिखिएगा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, कोण बराबर 90 डिग्री या समकोण, कुछ भी कह सकते हैं। थ्योरम 6 क्या कहती है? अगर हमने त्रिज्यखंड पढ़े हैं, वृत्तखंड पढ़ लिए। वृत्तखंड क्या होते हैं? वृत्तखंड हमने समझा था, जब भी कोई जीवा दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, एक जीवा कोई एक नीचे वाला पार्ट होगा, एक ऊपर वाला। अगर जीवा बीचों बीच से आ रही तो वो तो व्यास होगी। अगर बीचों बीच से नहीं जाए, चाहे इधर से जाए या इधर से कहीं से भी जाए, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है ऊपर वाला पार्ट जो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो याद रखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा न्यून कोण बनता है और लघु वृत्तखंड में हमेशा क्या बनता है? अधिक कोण। तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड जो बड़ा होता है, वृत्त का ऐसा पार्ट जो जीवा खींचने पर बड़ा बने, ठीक है, और लघु वृत्तखंड, तो इनको याद रखिएगा। तो पॉइंट क्या है मेन, वो याद करिए। जब दीर्घ वृत्तखंड बनता है तो दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा कौन सा कोण बनता है? न्यून कोण, यानी कि 90 से कम, ठीक है। एक्यूट एंगल बनेगा स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है।
एक थीटा बनेगा स्मॉलर देन 90 डिग्री, और लघु वृत्तखंड में हमेशा अधिक कोण बनेगा जो 90 से बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 7। ये मैं आपको जो कंसेप्ट है वो समझाता है यार, उनका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखवा रहा, केवल आपको समझना है एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट को है 7। तो अब वृत्तखंड के आपस में हम क्या देखेंगे, इस वृत्तखंड पर अब देख लीजिए, याद रखिएगा। अब इस पर एक इसी पॉइंट पर एक पॉइंट और आता है अपने पास, थ्योरम जो बनती है, एक ही वृत्तखंड के बने कोण सारे बराबर होते हैं। मान लीजिए मैं सारे के सारे एक कोई जीवा से एक वृत्तखंड बनाता हूँ, ये अधिक, ये हो गया धी वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, तो एक ही वृत्तखंड के सारे कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या मैं इधर ले लूं, अगर मैं ये θ1 लेता हूं, ये θ2 लेता हूं, ये θ3, इसी प्रकार कई सारे थीटा लेता हूं, लेकिन जो जीवा से ही बने यानी कि एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड की तरफ बने तो सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। तो लिखिएगा वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान होते हैं, कोण समान या बराबर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने समझ लिया, θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। थ्योरम 7 हो गई। थ्योरम 8 क्या कहती है, थ्योरम 8 क्या कहती है, मान लीजिए कोई सर्किल है अपने पास, अगर मैं इस पे 2 पॉइंट ले लूं इस तरह, ठीक है, दो त्रिज्याओं से हम एक एंगल बनाते हैं केंद्र पर। ठीक है, एक त्रिज्या ये ले ली हमने, एक त्रिज्या ये ले ली, तो एक पॉइंट ए माना, इसको बी माना। ठीक है, अगर मैं सर्किल के केंद्र पर कोई कोण बनाता हूं थीटा, ठीक है, और इसी पॉइंटों से सर्किल की परिधि पर कोई कोण बनाता हूं, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी थीटा, तो याद रखिएगा इसको हम सी मानते हैं, इसको पॉइंट सी हो गया, इसको डी पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, तो एंगल ए सी बी बड़ा होगा, दोगुना होगा, ए सी बी इस दुगना फ्रॉम द एंगल ए डी बी। तो लिखेंगे कैसे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल वो है टॉप पॉइंट है, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एंगल ए सी बी जो केंद्र पर बनेगा वो दुगना होगा एंगल ए डी बी के, यानी कि केंद्र पर बना कोण हमेशा दुगना होगा परिधि पर बने कोण का, चाहे ये परिधि पर इधर बना दीजिए, चाहे ये एंगल ऐसे बना दीजिए, केंद्र पर बने कोण का दुगना होगा, केंद्र पर हमेशा दुगना कोण बनेगा। थ्योरम 9 क्या कहती है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल के हमने अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटल बनाया या चतुर्भुज बनाया जो सर्किल को, जिसके चारों कोने सर्किल को छूते हुए जाए, जैसे एक कोना है ए बी सी डी। ठीक है, तो चारों कोने जब सर्किल को छूते हुए जाए तो ये साइक्लिक या चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो इसमें क्या रखेंगे, हमेशा एंगल जो सम्मुख कोण होंगे, ए और सी सम्मुख यानी अपोजिट एंगल है, तथा डी और बी अपोजिट एंगल है, तो हमेशा याद रखिएगा सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर, सॉरी बी नहीं, ए के अपोजिट कौन सा है, सी, बराबर 180। इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको मेमोरी में जरूर रखना है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक एक बार पढ़ लीजिएगा, बार पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे। अब ये सारी की सारी थ्योरम में हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन उन पर बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन देखेंगे सारे एक एक करके, सारे कंसेप्ट समझेंगे, सारे फॉर्मूला का हम यूज करना सीखेंगे। तो कह रहा है वृत्त का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल के लिए पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। तो पाई है अपने पास, ठीक है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई बराबर
22/7। पहले हमने इसलिए नहीं इसको पढ़ा क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम जानेंगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है, पाई बराबर 22/7 लिखते हैं या 3.14 यानी कि 3.14। तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हम रख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ, अगर 14 देखते हैं तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, जिससे हम 14 को आसानी से काट देंगे। R² यानी कि व्यास दे रखा है हमें 14, व्यास बराबर है 14, तो रेडियस कितनी होती है व्यास की आधी, यानी कि 14/2, तो रेडियस आ जाएगी अपने पास 7। ठीक है, तो R² यानी कि 7 बराबर 22/7 गुणा 7 होता है 49, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 154। ठीक है, 154 जो है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब यूनिट यानी कि इकाई के लिए क्या करेंगे हम, जो भी यूनिट दे रखी है उसका वर्ग लिख देंगे सीधे सीधे। सेंटीमीटर में है लेंथ तो इसका स्क्वायर, तो जो एरिया आ गया वो आ गया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको निकालना नहीं आता तो सीधे सीधे जो फॉर्मूले में जो जो चीजें यूज हो रही है, जैसे R² यूज हो रहा है तो यूनिट भी R² में ही आएगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। सीधे सीधे व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये टेट 2011 का क्वेश्चन है। व्यास दे रखा है तो आर निकाल लीजिए, हमेशा आप सबसे पहले आर निकालिए। तो व्यास दे रखा है 3.5, तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2। ये काटना चाहे तो काट दीजिए, नहीं तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो रेडियस आ गई 1.75। परिधि होता है 2πr, यानी कि 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या, लिख देंगे 2 इंटू पाई है अपने पास 22/7, त्रिज्या है अपने पास 1.75, डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, गुणा करेंगे सीधे इसका 22 दूनी 44 गुणा 0.25, पॉइंट हटाइए, 00 लगाइए तब भी आसानी से हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से 11, तो जो अपने पास आई 11। परिधि कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि क्या होगी उस सर्किल की पूरी जो बाहर की माप है वो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक का जो परिधि है वो कितनी है अपने पास 11 सेंटीमीटर, जिसका व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या यदि 14 सेंटीमीटर है, आर दे रखी है, हम त्रिज्या खंड की लंबाई और क्षेत्रफल क्या होगी यदि वह केंद्र पर 90 इंच का कोण बनाए। त्रिज्या खंड का हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था। त्रिज्या खंड क्या होते हैं, जब त्रिज्याओं से बनते हैं। ठीक है, और त्रिज्याओं से बना हुआ त्रिज्या खंड कितने इंच का कोण बना रहा है इस पर, केंद्र पर 90 इंच का। ये केंद्र है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, केंद्र पर कितने इंच का कोण बनना है इन दोनों से 90 इंच का। त्रिज्या खंड कौन सा आ गया अपने पास, त्रिज्या खंड ये होगा। ठीक है, ये केंद्र पर कितना इंच का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या हुआ, त्रिज्या खंड 90 इंच का कोण बना है। तो त्रिज्या खंड की लंबाई के लिए फॉर्मूला, त्रिज्या खंड की लंबाई एक बार और लिख दे रहा हूं, कम से कम आपको याद रहे थोड़ी थोड़ी चीजें, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। ठीक है, ये त्रिज्या खंड की लंबाई है, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। जो जो दे रखा है रख दीजिए। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर अपने पास कितनी है 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 इंच का कोण बना रहा है केंद्र पर, तो थीटा हो गया 90 डिग्री अपॉन 180, काट दीजिए 180 से 2 बार, 2 से 11 बार, 7 से 2 बार, तो आ गई 22। ठीक है, तो त्रिज्या खंड की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। पूछ रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, फिर से वैल्यू पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और आर स्क्वायर थीटा बराबर है 90 अपॉन 180, फिर काट देंगे इसको 90 से ये 2 बार। ठीक है, 2 से ये 11 बार, 7 से ये कट जाएगा, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56, 11 का 28 में गुणा करेंगे सीधे सीधे, 11 8 28, 11 दूनी 22 और 8 30, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना आ गई होंगी, जो फॉर्मूले में चीजें यूज हो रही हैं उन्हीं के अनुसार गुणा भाग में हम यूनिट निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आए तो ऑप्शन देख सकते हैं 308 वाला। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे फॉर्मूला आधारित थे। अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जितनी थ्योरम पढ़ी है उन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ओ केंद्र है, ए ओ बी बराबर 60, एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा। ओ केंद्र है, ये रहा, ए ओ बी 60 है, ए ओ बी 60 है, तो ए सी बी कितना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ये क्या होगा, मैंने बताया था केंद्र पर बना कोण इसका डबल होता है। जो परिधि पर बना कोण है, ये परिधि पर बना हुआ कोण है क्योंकि वृत्त को टच कर रहा है, और ये केंद्र बना कोण क्या है, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी दुगना होगा, अभी थ्योरम पड़ी थी किसका, एंगल ए सी बी का। हमसे ए सी बी की वैल्यू पूछी है, ए ओ बी दे रखा है, ए ओ बी है 60, तो 60 यहाँ रख देंगे, बराबर 2 गुणा ए सी बी, आधा कर दीजिए इसको, ए सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, यानी कि सीधे सीधे 30 अंश। ये कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा हूँ, आप तो दिमाग में कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र है, ओ बी बराबर ओ डी बराबर आर। ये ओ डी है, याद रखिएगा, ओ डी बराबर आर है। ओ बी बराबर ओ डी बराबर आर, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी, दिख भी रहा है आपको, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो बी ओ डी बराबर दे रखा अपन 150, बी ओ डी ये दे रखा है हमें केंद्र पे बना कोण 150, ठीक है। और कह रहा बी डी ओ की वैल्यू बताइए, तथा बी सी डी, बी डी ओ और बी सी डी, बी सी डी, पहले तो बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं। सबसे पहले ये है 150, तो ये आधा हो जाएगा इसका, 150 का ये आधा कितना हुआ, 75 अंश, ठीक है। ये केंद्र पर बना है, ये परिधि पर बना कोण है, ठीक है, एक ही त्रिज्यखंड की तरफ, ठीक है, और सॉरी एक ही वृत्तखंड की तरफ। तो 150 का आधा हो गया, ये 75, ये 75 है। और ये देखिएगा, ये ए बी सी डी, इसके जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये चारों कोने इसको सर्कल को छूते हुए जा रहे हैं, तो साइक्लिक है। और साइक्लिक में जो सम्मुख कोण होते हैं ए और सी तथा बी और डी, ये कितने होते हैं, इनका सम 180। तो ये 75 है, ये पूछा है हमसे, तो बी सी डी प्लस बी ए डी, ये कितना होगा 180 अंश, ठीक है। बी सी डी हम पूछा है, तो बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस बी ए डी, बी ए डी हम निकाल चुके हैं यानी कि 75 अंश, तो माइनस कर देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 105 अंश, ठीक है। कंसेप्चुअल है, सीधे सीधे, तो 105 अंश आ गया अपने पास, बी सी डी 105 अंश। नेक्स्ट पूछ रहा है बी डी ओ की वैल्यू बताइए, बी डी ओ, याद। अब देखिएगा ध्यान से, इस ट्राइंगल में देख लीजिए, ये आर है, ये आर है, ये अपने पास 150 है। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। अब ध्यान से देखिए, ये आर के सामने ये एंगल है, इस आर के सामने ये एंगल है। अगर मैं इसको एक्स मानता हूं तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि सेम समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सामने बने कोण बराबर होते हैं। ये आर है, तो इसके सामने अगर एस है, और ये भी आर है, तो इसके सामने भी एक्स ही बनेगा। तो जोड़ दीजिए, ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल के जो अंतः कोण होते हैं, यानी कि इंटरनल एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है 180। तो जो हो जाएगा एक्स प्लस 150, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 180। तो 2x प्लस 150 बराबर 180 सॉरी, तो 2x बराबर आ जाएगा 30, x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। आसान था, बस ये देखनी थी ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने एंगल भी बराबर होंगे। जब ये 150 है तो ये x मान लिया, तो x प्लस 150 बराबर 180, तो सीधे कंसेप्चुअल से आ जाएगा। इसकी वैल्यू आई अपने पास 105 और इस वाले की है 15 डिग्री, ठीक है। सीधे देख लीजिएगा इसको क्या माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ बी बराबर 120 अंश, तो बी ए क्यू की वैल्यू क्या होगी। ए ओ बी है 120 अंश, तो बी ए क्यू पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको याद रखिएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, अगर ये 120 है तो ये तो आधा हो गया, ये 60, तो एक प्रमेय होती है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आप भूल जाए तो इसको हम निकालेंगे कैसे, वैसे एंगल के लिए
क्वेश्चन याद रखिएगा, वो सॉरी कंसेप्ट याद रखिएगा कि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसी प्रकार ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एक थ्योरम है। तो इसको करेंगे कैसे? अगर ये 120 है, ये इसका आधा हो गया यानी कि 60 अंश, ये 60 अंश, ये 120। इसी प्रकार ये आर आर बननी है तो ये हम निकाल लेंगे, ये होगी x, ये बन गई x। ठीक है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं आसानी से अगर इस 60 को भी भूल जाए तो। ये एंगल कितने हो गए? x प्लस 120 बराबर 180, तो 2x प्लस 120 बराबर 180। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 60/2 यानी कि 30 अंश। ये 30 है, ठीक है, याद रखिएगा ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 है। और ये हम जानते हैं जी, ये इससे त्रिज्या से हमने इस पर परपेंडिकुलर डलता है, इस पर शेखा पर। ठीक है, तो ये अपने पास जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह बनना है। ये हम निकाल चुके हैं, ये अपने पास आ गया 30, ये पूरा है 90 डिग्री, ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया 30, तो ये कितना बचा? 60। ठीक है, तो इस वाली थ्योरम जो हमने देखी थी 60 से ये भी 60 आएगा, और इस तरह निकालेंगे अगर हम सीधे कैलकुलेशन करके तो भी 60 आएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जब यहाँ एंगल दे रखा हो और इस तरह कोई ट्राइंगल बनना हो तो इसके अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, BDC बराबर 40 अंश है। BDC बराबर 40 अंश, BDC ये है 40, BCA 30, BCA ये है 30। तो ABC की वैल्यू बताइए, ABC ये पूछ रहा है मुझसे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा, हमने देखा था, ये देख लीजिए, ये जीवा से वृत्तखंड बनना है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। तो जीवा के एक तरफ बने सारे वृत्तखंड कोण बराबर होते हैं। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि इसी से बनना है, इसी जीवा पर। एक ये बनना है, एक ये बनना है, तो ये 40 तो ये 40 तो ये भी 40। ये हमें 30 दे रखा है, तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा पहले देखते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस 40 प्लस 30, तीनों का योग कितना होगा? 180। तो 40 प्लस 30 प्लस एंगल ABC बराबर 180। तो ऐसे ABC की वैल्यू आएगी सीधे सीधे 180 माइनस इन दोनों को 170, तो यानी कि 110 अंश। याद रखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधे वृत्तखंड वाले कोण देख लीजिएगा, ये दोनों सेम है, ये ट्राइंगल बन गया, इन तीनों का योग 180, ये दोनों पता है तो इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। तो छायांकित भाग वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा, छायांकित भाग के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को मतलब सर्कल वाले पार्ट को हम खत्म करते हैं। इसमें कह रहा है, मान लीजिए अगर कोई सर्कल है इस तरह जो स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, सर्कल की जो व्यास दे रखी है वो दे रखी है अपन को 2r, जो कि त्रिज्या की डबल होती है, इसमें दे भी रखा है 2 गुणा त्रिज्या, तथा जो सर्कल के बाहर जो व्यास वो है वर्ग, जिसको सर्कल टच करते हुए जा रहा है, उसकी भुजा है हमें अपने पास, वर्ग की भुजा बराबर वो दे रखी है अपन को a। ठीक है, तो हम पूछेगा क्षेत्रफल बताइए छायांकित भाग का। अगर इस वाले पार्ट का पूछता है, छायांकित भाग कौन सा हो गया? ये, यानी कि जो छायांकित भाग ये बनना है, तो इसका हम क्षेत्रफल किस तरह पर निकालेंगे? इस स्क्वायर के एरिया में से। ठीक है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो भुजा अपने पास दे रखी है ए स्क्वायर माइनस पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इधर, यदि ये ए है तो ये कितना होगा? ये भी ए होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? वो 2r के बराबर है, तो लिख देंगे इसको, या r बराबर a/2।
ये अगर a बराबर है अपने पास 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी है, a/2 का स्क्वायर। ये अपने पास सीधे सीधे फॉर्मूला बन के आ जाता है। अगर छायांकित भाग का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो याद रखिएगा a² - पाई a/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, यदि r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर इसमें r दे रखी हो 10 सेंटीमीटर, इस तरह का डायग्राम बनना हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया बराबर r 10 सेंटीमीटर है, r 10 सेंटीमीटर है, तो a कितनी आ जाएगी अपने पास, a आ जाएगी 2 × r, यानी कि a निकाल लीजिए स्मॉल वाली, वर्ग की भुजा 2 × r यानी कि 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला में पता है, तो क्षेत्रफल कितना होता है छायांकित भाग का, बराबर a² यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 20 का स्क्वायर अंदर ही 2, ठीक है। 20/2 का स्क्वायर, 2 से 10 बार कट गया तो आ जाएगा अपने पास इधर 400 माइनस पाई इंटू 100, ठीक है। तो 400 माइनस 100 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम होता है बस, ठीक है। तो सेम आंसर है इसका भी, इस वाली छायांकित भाग का पूछे तो सीधे सीधे इसका भी याद रखिएगा, इसका छायांकित भाग का a² - पाई a/2 का होल स्क्वायर, दोनों ही सेम आंसर फॉर्मूले बनेंगे। इसका भी एरिया का यही बनेगा और इस वाले का एरिया का भी यही बनेगा। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बनेगा, चाहे इसका छायांकित भाग पूछ ले, चाहे इस तरह के डायग्राम में छायांकित भाग का पूछ ले। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन में वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्र, इसमें तो सीधे सीधे दे रखा है, तो एरिया बराबर ए है वर्ग की भुजा, ए दे रखी है हमें 20², सेम वही चीज आएगी, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 20/2 का स्क्वायर, अभी किया था वही है, तो हो जाएगा 400 माइनस 100 पाई। तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन देखे सर्कल के आसानी से, ठीक है, उसके थ्योरम्स भी पढ़ लानी, बेसिक क्वेश्चन भी देख लीजिए, त्रिज्याखंड वृत्तखंड भी देख लिया हमने, और किस तरह के क्वेश्चन सर्कल में पूछे जाते हैं वो सारे हमने देख चुके हैं। सर्कल में से कोई भी पार्ट आपका नहीं बचा है, अगर आपका कोई पार्ट बचता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको भी कवर करा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D मेंसुरेशन, यानी कि उसमें हम क्यूबॉइड वगैरह उसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें, ताकि जो भी आपको भविष्य में नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, जो भी हमारी वीडियो बनेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।